सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो भाई आज हम आ चुके हैं कार्यक्रम सखी सहेली के साथ। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, हमें लगा कि हम किसी और कार्यक्रम के साथ आए हैं। तो लेकिन भाई एक बात और है कि सखी सहेली सुनने वाले नहीं, और भी जो कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता है ना, उनको भी नमस्कार। ठीक है, तो उन्हें भी नमस्कार करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ये बता दें कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। क्या क्या विषय है? तो सबसे पहले तो हम हार की जीत के बारे में भी बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और आम के खट्टे मीठे व्यंजन बनाने वाले हैं। तो जो कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, बनाने वाली नहीं हो रेखा तुम, नेहा बस ये कि बताने वाली हो। ये कहीं कहीं से पता कर लेती है, बनाती बनाती कुछ नहीं है, बस बताएंगी। चलो कोई बात नहीं, आज हम बता देंगे खट्टे मीठे व्यंजन, जो तुम बताओगे वही हम भी बता देंगे। ठीक है। और हार की जीत क्या है इस पर बात करेंगे। और भाई मदर्स डे है, मदर्स डे है रविवार को, तो उसके विषय में भी कुछ बातें तो हम कर ही लेंगे। और साथ ही आज सखी विशेष के तौर पर हम बात करेंगे अरुणा नारायण कल्ले की। जी हाँ, सारंगी वादिका, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज दो बड़ी खास लोगों की जन्म जयंती है, तो बड़ी विशेष तिथि है आज के ना। आदि शंकराचार्य जी की आज जयंती है, 1234वीं जयंती है उनकी। और ये महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। अद्वैत वेदांत को ठोस आधार इन्होंने प्रदान किया, और भगवद गीता, उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर इन्होंने जो टीकाएं लिखी हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं आपकी। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज सूरदास जी की भी जयंती है जी। और उनके बारे में बहुत हम सभी जानते हैं बहुत कुछ। और उनके बारे में बताया जाए तो सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य उपासक थे और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। साहित्य के सूर्य कहा जाता था उन्हें जी। वो जन्म से देख नहीं सकते थे, लेकिन इसके बारे में विद्वान कुछ भ्रांतियां हैं जी। और उनकी रचनाएं तो हम सब जानते हैं, किस तरह से उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप को, वात्सल्य को, श्रृंगार कम लेकिन प्रेम और जो भक्ति की उनकी जो पराकाष्ठा है वो उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। और 1583 ईस्वी में आपकी, वैसे तो मतलब इन्होंने अंतिम सांस दी गोवर्धन के निकट। और कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो मथुरा के बीच, बाद में वो गऊ घाट पर रहने लगे। इसके बारे में भी थोड़ी भ्रांति है जी, क्योंकि 1478 में जब इनका रुनकता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, और ये गांव जो है वो मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। और कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के पास ही हुआ था इनका जन्म। तो कुछ कुछ इतना पुराना मामला है कि हमें लगता है कि कुछ कुछ लोगों में है। और फिर इनके जो गुरु हैं वो श्री वल्लभाचार्य जी आपके ये शिष्य बने, और फिर इस तरह से इन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की, और हृदयस्थ भावों की बहुत सुंदर व्यंजना आपकी जो रचनाएं हैं, पद हैं, उनमें देखने को मिलता है ना। बिल्कुल। और उनकी कृष्ण लीला संबंधी जो पद होते हैं उसमें सूर के भक्त कवि हृदय की सुंदर झांकी उनकी मिलती, कि भक्त हृदय था उनका, और बहुत ही कवि जिस तरह के थे, तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उन्हें पिरोया है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सामने रखा। जिसे हम जब पढ़ते हैं या सुनते भी हैं तो मन को एक तरह से कह सकते हैं चित्र हमारे सामने आ जाते हैं कि किस तरह से जो बाल श्री कृष्ण थे वो किस तरह से खेलते होंगे, वाकई जो अटखेलियां करते हैं वो कैसी होती होगी, उसका बड़ा ही अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया। सूर का काव्य हम कह सकते हैं भाव पक्ष के दृष्टि से बहुत महान था, और वैसे ही कला जो पक्ष था वो भी बहुत उत्कृष्ट था। तो सूर की जो भाषा थी नेहा, वो बहुत सरल, स्वाभाविक और वाग वैदित्व पूर्ण थी। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका जो कला पक्ष था वो बहुत सबल था, बहुत ही कहना चाहिए पुष्ट था जी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात करें तो वो उनके कवित्व शक्ति के बारे में उन्होंने लिखा था कि सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। बिल्कुल, तो, ये बात तो है। अलंकृत इतनी अच्छी तरह से वो होता है, और अलग अलग तरह के उदाहरण उसमें जिस तरह से आते हैं वो देखते ही बनता है, पढ़ते ही बनता है, सुनते ही बनता है। तो हम कुछ सुन भी लें। मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी कसम
वैसे रेणु जी, अक्सर हम माखन नहीं खाते हैं डाइट की सोच-सोच के, लेकिन आज इंटरनेशनल नो डाइट डे है, यानी अपने मन की कुछ भी खाइए। खाया जा जैसे सकता आप है। हैं, जैसा आपका शरीर है, उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। ऐसा? हाँ, उसके लिए कोई कटौती मत करिए कि हम ये तो मोटे तुमने हो रहे पहले हैं, नहीं पतले हो बताया रहे हैं। हमको। हम बता दिए, अभी बता दिए, अभी भी खा खुद सकते तो हैं, दिन बाकी पिकनिक पर घूम आई हैं, सब कुछ जी, खा पी लिया, जी। अब बता रही हो। चलो कोई बात नहीं। हुँ। लेकिन अभी सूरदास जी की बात होती है तो उनके बहुत सारे और भी पद याद आते हैं, जैसे हुँ, हुँ। जसोदा हरि पालने झुलावे, जी। हल रावे दुलरावे, महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुआवे। हुँ, हुँ। तो इस तरीके के जो छोटे-छोटे जो समय होते हैं या पल होते हैं जी। माता और बच्चे के साथ के, वो उन्होंने इतनी खूबसूरती से संजोया है और पिरोया है अपने शब्दों में कि मज़ा आ जाता है ना नेहा? हुँ। और बहुत ही बारीकी से है, तो ऐसा लगता है हाँ। कि हाँ, सच में ऐसा तो हमारे घर में जब कोई छोटे बच्चे को हम हुँ, देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से कुछ करता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही सजीव चित्रण है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा और अच्छा लगता हुँ, है हुँ। और बातें तो उनकी बहुत सारी हैं, हुँ, अगर हुँ। हम सूरदास जी की बात करने लगेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। जी, लेकिन थोड़ा-सा अब चलते हैं हमारी जो सखी विशेष के बारे में जी। बात कर लें, है ना? अरुणा अरुणा नारायण कल्ले जी के बारे में। आप सारंगी वादिका और वैसे तो नेहा अक्सर हम बात करते हैं ना उन क्षेत्रों की जहाँ की ये माना जाता है बहुत सारे हुँ, ऐसे हुँ। वाद्य यंत्र अभी भी हैं, सरोद है जी, जैसे, तबला है, तबला भी बहुत दिनों तक ऐसे ही जी। रहा। सारंगी तो मतलब बड़ा मुश्किल माना ही जाता है। हुँ, हुँ। और ये तो मान ही लिया जाता है कि स्त्रियां इसे नहीं बजा सकती, इसमें जी। पारंगत नहीं हो सकती, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कदम बढ़ाया और इस दिशा में भी एक अपनी पहचान बनाई। और संगीत यूं तो वर्षों से कहना चाहिए कि महिलाओं के लिए भी सुगम रहा, हुँ, फिर हुँ। भी ये जो वाद्य यंत्र हम बात कर रहे जी। हैं, वैसे तो संगीत भी दुर्लभ ही था उनके लिए हुँ। मुश्किल था, पहुंच से दूर था, जी। लेकिन वाद्य यंत्र तो बिल्कुल दूर थे। और इसके बाद धीरे-धीरे समय आया, एक दिन एक महिला ने इसे सीखने की इच्छा ज़ाहिर की और ये मार्ग भी सुलभ हो गया। ये बात है 1973 की, जी, है ना? जब 18 साल की अरुणा नारायण ने अपने पिता, मशहूर सारंगी वादक राम नारायण के सामने सारंगी सीखने की इच्छा रखी, तो उस वक़्त उन्हें ये नहीं पता था कि वो ऐसा करने वाली पहली महिला हैं। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि उनके पिता ने भी बेटी की इस इच्छा को तुरंत ही मान दिया और उसी समय उनके सारंगी के अभ्यास की शुरुआत उन्होंने कर दी। 1955 को मुंबई में जन्मी अरुणा नारायण की बचपन से ही संगीत भरा वातावरण तो मिला ही, जैसा कि हम बता रहे हैं कि पिता राम नारायण जी प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं, और ताऊ तबला वादक, माँ शीला घर संभालती थी और बच्चों को पिता के साथ संगीत सीखने की ओर प्रेरित भी करती थी। जी। अरुणा के बड़े भाई ब्रिज नारायण भी पिता की तरह सारंगी में रमे थे, तो छोटा भाई ने ताऊ की तरह तबला को चुन लिया। संगीत में अरुणा की रुचि न होती इसका तो कोई सवाल ही नहीं था, है ना? बिल्कुल, और सुरीले वातावरण में जन्मी अरुणा को उनका सारंगी की ओर रुझान है, ये 18 साल की आयु में समझ में आया। इससे पहले वो पिता के सारंगी वादन के दौरान तानपुरा बजाया करती और बाद में वो गायन की शिक्षा लेने लगी। लेकिन एक रोज उन्होंने आके अपने पिता से कहा कि उनको गायन में वो आनंद नहीं आ रहा है जो हम्म। सारंगी सुनकर उनको आता है, तो क्या वो सारंगी नहीं सीख सकती? तो उनके पिता ने कहा, भाई क्यों नहीं सीख सकती? बस उनकी शिक्षा शुरू हो गई। वाह! पिता राम नारायण ने अपनी बेटी के लिए सारंगी का चुनाव भी बहुत खास जगह से किया। नासिक में एक खानाबदोश साधु को सारंगी बजाते देख उन्होंने वही सारंगी अपनी बेटी के लिए चुनी। और सारंगी की एक खास बात कि उसमें स्वर का मतलब सभी जानते हैं जैसे कि वायलिन में होता है, कोई खास चिन्ह नहीं बना होता है, उसमें सिर्फ महसूस करना होता है, आपकी उंगलियों के माध्यम से स्वर को अपने जी। कान से सुनकर आपको सही सुर लगाना होता है। तो यही इस वाद्य को अन्य तार वाद्य यंत्रों से अलग करता है। बिल्कुल। तो बस उन्होंने शुरू कर दिया। और अपने पिता के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता कभी भी बच्चों को संगीत चुनने के लिए कोई दबाव वो नहीं बनाते थे। वहीं जब उस दौरान वाद्यों को लेकर कई तरह की बातें चलती थीं और सारंगी उस समय तक सिर्फ पुरुष ही चुना करते थे, तो उस समय वक्त भी उनके पिता ने उन्हें ये नहीं कहा कि आप किस तरह से सारंगी को चुनेंगी, और उन्हें शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अपनी शिक्षा के 3 साल के बाद ही वो अपने पिता के साथ अपनी पहली प्रस्तुति देने के लिए पहुंच गई। क्या बात है! अरुणा नारायण ने अपने पिता राम नारायण के साथ मुंबई के प्रसिद्ध नेशनल सेंटर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी प्रस्तुति दी। यहाँ उन्हें साथ मिला सुरबहार वादिका अन्नपूर्णा देवी और तबला वादक अहमद जान थिरकवा का। इसके बाद भी अरुणा नारायण ने कई प्रस्तुतियां दी। अपने पिता की तरह ही अरुणा नारायण ने भी सारंगी को एकल वाद्य की तरह कई महत्वपूर्ण स्थानों में प्रस्तुत किया और ऐसा करने वाली वो पहली महिला
सारंगी वादक मानी जाती हैं। और उनकी शादी पुणे में हुई थी। इसके बाद भी वो मुंबई और पुणे के बीच सारंगी सीखने और इसकी प्रस्तुति करने के लिए यात्राएं करती थी। पिता के साथ तो उन्होंने कई प्रस्तुतियां दी, लेकिन उन्होंने अकेले भी कई कॉन्सर्ट किए। अरुणा नारायण अपने वाद्य को पाश्चात्य वाद्यों के साथ मेल करने का पक्ष नहीं रखती हैं। उनका कहना है कि अगर वो करती हैं तो एक बार फिर सारंगी पार्श्व में चली जाएगी, और उनके पिता की कोशिशों के बाद इसे उन्होंने एकल प्रस्तुति की जगह लाकर खड़ा किया है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहती ऐसा नहीं करना चाहती। हम थोड़ी सी बातें और बताएंगे, लेकिन चूंकि समय हो चुका है एक छोटे से अंतराल का, तो हम उसके बाद मिलते हैं फिर से। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली, और हम बात कर रहे हैं अरुणा नारायण जी की। और आपने मॉनसून वेडिंग जो 2001 में फिल्म आई, उसमें 2012 में आई लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड में संगीत दिया है। और नेहा इसके अलावा भी वो कई महत्वपूर्ण प्रस्तुति जो है विदेशों में और देशों में देती रही हैं। आज भी वो सारंगी को उसका स्थान देने वाली पहली महिला सारंगी वादक के तौर पर जानी जाती हैं, और इन दिनों वो कनाडा में रहती हैं, लेकिन धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं और सारंगी उनके जीवन का अंग है। बिल्कुल, तो ऐसी किसी हस्ती के बारे में जानकर हमें बड़ी खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि इनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। जी हाँ। गजब भयो राम जुलम भयो रे।
तो ये बड़ा जुल्म हो गया है कि हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। जब जैसे कि हार जीत की अगर हम बात करें तो हार जीत में भी हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। ऐसा? लेकिन हम नहीं भूलेंगे क्या? मदर्स डे। जी। तो रविवार को है मदर्स डे। तो आप लिखते हैं, हमें बहुत प्यारा प्यारा संदेश भेजा है। एक माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट है कि माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए दुनिया से लड़ लेती है। माँ अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है माँ का। माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है। बहुत सही बात इन्होंने कही है। और इस तरह से हम माँ की बातें तो करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मदर्स डे का प्राचीन इतिहास काफी रोचक है। इस दिन को लेकर कहा जाता है कि प्राचीन काल में माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा ग्रीस में प्रारंभ हुई थी। कई लोगों का मानना है कि उस समय के लोग ग्रीस देवताओं को माँ को ही सम्मान या पूजा करते थे, उनका ही। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, ऐसा वो कह रही हैं। तो बहुत सारी बातें आप लिख रहे हैं, जैसे कि माँ सबसे अहम महिला होती है। माँ अपने बच्चों की बात कहे बिना ही आसानी से समझ जाती है। अच्छी परवरिश से लेकर सही मार्गदर्शन के रूप में हर वक्त वो साथ देती है। वैसे तो माँ के लिए सभी दिन बराबर ही होते हैं, लेकिन मदर्स डे एक ऐसा दिन है जो सिर्फ माँ के लिए समर्पित है। ये खास दिन मई के दूसरे हफ्ते के रविवार को मनाया जाता है। दूसरा रविवार यानी कि जी। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब बात करते हैं ना कि ये जो दूसरा रविवार को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? और इस साल तो 8 मई को है जी, है ना। तकरीबन 114 सालों से ये दिन मनाया जाता है ना। और एक बेटी ने ही अपनी माँ की याद में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और वो बेटी थी एना जार्विस। और एना ने अपनी माँ रिव जार्विस की याद में इस दिन को मनाने का फैसला किया था। उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई को थी, इसलिए उन्होंने मई के दूसरे रविवार का चुनाव किया ताकि ये तारीख किसी तरह उनकी माँ की पुण्यतिथि के आसपास ही आए। और एना ने इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये बताया कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग और उनके कार्यों की सराहना करें, उन्हें याद करें या उनके साथ वक्त बिताएं। दरअसल एना की माँ रीव्स ने भी ऐसे ही एक दिन को मनाने का विचार रखा था, लेकिन इस काम को वो पूरा नहीं कर पाई। तो उनकी मृत्यु के 3 साल बाद उनकी बेटी एना ने लोगों को इस बात के लिए राजी किया और फिर 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। बिल्कुल। और जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना ने अपनी माँ के पसंदीदा फूल सफेद कार्निश सभी को बांटे। तो एना ने तो अपनी खुशी के लिए और अपनी माँ की याद में ऐसा किया था, लेकिन हुआ ये कि लोगों ने मदर्स डे के साथ सफेद कार्निश के फूलों को जरूरी बना दिया, और इसके कारण मदर्स डे के आसपास इन फूलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती और अपनी माँ के लिए लोग ऊंची कीमत पे इसे खरीदते। तो एना को लगा कि ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। हाँ बिल्कुल, यानी कि बाजारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये सबकी माँ की पसंद अलग हो सकती है और उनको प्यार दिखाने का, जाहिर करने का तरीका अलग हो सकता है। किसी एक से बांधना वही हो गया ना, जैसे कि उसके भाव बढ़ जाते हैं जी। तो फिर क्या हुआ कि आप कैसे अपनी माँ के त्याग और उनके प्यार को याद कैसे करेंगे? चुना तो इसलिए गया था इस दिन को, तो बस इस मामले में भी एना चुप नहीं बैठी जी। उन्होंने इस दिन कार्निश के फूलों की महंगी बिक्री को बंद कराने के लिए एक मुहिम छेड़ी और फिर आखिर मदर्स डे पर फूलों का चलन तो बंद हुआ, लेकिन उसका तरीका कुछ और हो गया, जैसे कि तोहफे और मिठाइयाँ इन सब ने जगह ले ली। बिल्कुल। और आखिर एना को ये लगा कि जो इतना महत्वपूर्ण दिन किस तरह से माँ को खास लगे, इसके लिए इस दिन को उन्होंने चुना था, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो उन्होंने इस दिन को ही ना मनाने की बात कह दी, क्योंकि वो इस दिन के महत्व और वास्तविक अर्थ को खोता हुआ देखकर मायूस हो रही थी। 1948 को एना दुनिया से चली गई और उनका परिवार आज भी मदर्स डे नहीं मनाता है, लेकिन हम ये दिन मना सकते हैं और अपनी माँओं को खास महसूस करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं जिससे उन्हें खास लगे। बिल्कुल सही बात है। जिस उद्देश्य से एना ने इस दिन को शुरू किया था, मतलब हम समय गुजारें, माँ की जो पसंद की चीजें हैं अगर हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें, और अगर नहीं है तो जो वो उन्होंने, जैसे कि उनकी माँ ने खुद, एना की माँ ने जो चाहा था कि मदर्स डे मनाया जाए, उस इच्छा को पूरा करें। तो कुछ इस तरह से आप विचार करें और बेहतर ढंग से जानें कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। और क्या, जैसे कि बहुत सारे हम घर में क्विज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी माँ को क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, कौन सा रंग पसंद था, कैसे कपड़े उनको पसंद थे, या कि कौन सी पसंदीदा उनकी फिल्म थी। कुछ इस तरीके का देखें कि हम कितना जानते हैं अपनी माँ को। हाँ, और हम अपनी माँ को ऐसे जज के तौर पर बिठा सकते हैं और घर के सभी सदस्यों
ये बताएं कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है, वो क्या शौक रहे उनके पहले जो अभी हमारे आने के बाद उन्होंने उसे त्याग दिया है, यानी कि यहाँ तक कि बताया भी नहीं कभी, हाँ, है ना? तो ये सारी चीजें हम जाने, उनके साथ हम एल्बम भी अगर देखने बैठे तो भी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। उनकी सहेलियों के अगर हम नंबर निकालें, उनके स्कूल की सहेलियों के, और उनसे उनकी बात करवा दें तो उनका दिल बहुत खास हो जाएगा और वो सालों साल इस बात को याद भी रखेंगी। और देखें कि हमें क्या सचमुच उनकी अपनी माँ की सहेलियों का नाम पता है कि नहीं है। उनसे अगर सिर्फ बात भी कर लेंगे ना नेहा कि अपनी सहेली का नाम बताइए, तो शायद उन्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि विवाह के बाद अक्सर जो लड़कियां हैं वो इन सारी चीजों को कहीं बक्से में ताले में बंद करके आती हैं मायके में। तो देखिए उनको फिर खोलिए एक बार और देखिए कि उन्हें क्या क्या पसंद था जो वो अब छोड़ चुकी हैं। यहाँ तक कि खाने के जो व्यंजन हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो वैसे ही मायके में छोड़कर आ जाती हैं और यहाँ पर जो माहौल मिलता है उसी के हिसाब से रहने लगती हैं। तो देखिए उनके यादों को ताजा कीजिएगा इस बार 8 तारीख को, है ना? तो ऐसा ही दिन मनाएंगे अपनी माँ के साथ सभी, ऐसा हम सोचते हैं। और एक गीत बिल्कुल उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग
क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। सखी सहेली प्रोग्राम प्रस्तुत करता आदरणीय रेणु जी, नेहा जी और सखी मित्रों, साथी मित्रों को सप्रेम नमस्कार। सभी विषयों पर चर्चा शुरू होने से पहले एक झपकी ले सकता हूँ? मतलब मेरी हार और नींद की जीत। नहीं, हम चाहते हैं कि आप जीत जाएं और नींद को हारने दें। और हम पूछते हैं कि एक ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। कच्चे आम की रेसिपी लेकर हम हाजिर हैं। कच्चे आम की मीठी कलौंजी भी मेरे घर में बनती है। मुझे पूरी रेसिपी तो नहीं पता, पर आम को काट कर उसे गुड़ या शक्कर की चाशनी में पकाया जाता है। इसे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में मीठा अचार भी कहा जाता है। अब बताओ रेसिपी कौन बताएगा, नेहा कि हम? रेसिपी तो आप बता दें, लेकिन इसमें अगर सौंफ डाल दिया जाए तो बहुत ही स्वाद इसका बढ़ जाता है। ये एक हम हिंट दे देते हैं। अच्छा वैसे बन गया ना, क्योंकि देखिए कच्चे आम को काट करके बनाया जाता है, या फिर वो जो कद्दूकस करते हैं ना, वैसे करके भी हम बना सकते हैं। और उसमें जब उसको पकाने के लिए रख देते हैं तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल देते हैं। अच्छा। और वो गुड़ की चाशनी बनती जाती है और आम में वो बसती जाती है, और उसके बाद में उसमें साथ में सौंफ डाल दिया जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा हमें लग रहा है। ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने घिसा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर केवल काटा है उसको, तो उसको अगर पकेगा नहीं और उसके पहले आप गुड़ डाल देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। इसलिए हमारी एक साथी ने उसका भी इलाज हमें दे दिया है, और वो मतलब उसका इलाज मतलब कि व्यंजन विधि बताई है। आम का गुरम्हा, आम गुड़ा भी कहते हैं, या आम की खट्टी मीठी कलौंजी से अलग होता है, ये लिख रहे हैं। हमारे घरों में बहुत पसंद किया जाता है। अब थोड़ा सा अलग है इनका। घी लगी रोटी पूरी पराठा के संग खाया जाता है। इन गर्मियों में सभी घरों में ये बनता है। आम को पतली लंबी फांक में काट लें, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर आटा भून लें, आटे को निकाल कर अलग रख लें। कढ़ाई में घी डालकर तेज पत्ता, जीरा, तड़का डालकर आम की फांकों को डालकर भून लें। जब ये थोड़ा सा गल जाए तो इसमें पानी डाल दें। जैसा आम है उसी के हिसाब से इसमें गुड़ डाल दें, और गुड़ गल जाए तो पहले से भुना हुआ जो आटा है उसको पानी में घोल ले, मतलब मिला लें अच्छी तरीके से, जैसे कि मंचूरियन की ग्रेवी में मिलाते हैं, इन्होंने बताया है। और थोड़ी देर और पकने दें। ये गरम खाने में रोटी पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडा भी पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने बता दी। और ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपी जब हमें मिलती है तो एक और रेसिपी होती है जिसको कहते हैं आम का मेथाम्बा या कैरस। अच्छा, इसको खाते हैं चपाती, पराठे या मसाला पूरी के साथ। तो पहले ये क्यों बता रही हो किसके संग खाते हैं? पहले वो सारी चीजें बनाने के लिए साइड में चढ़ा दें, उसके बाद हम आम पूरी साइड में चढ़ा दो भाई। जी, ठीक है। चावल चढ़ा सकते, चावल के साथ भी खाते, दाल चावल के साथ। और इसको है जी, और इसमें तैयारी का समय तो बहुत कम लगता है। इसके लिए चाहिए हमें 2 मध्यम या फिर 4 छोटे कच्चे आम चाहिए। आधा कप गुड़ का पाउडर चाहिए, आधा छोटी चम्मच राई चाहिए, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा लहसुन पाउडर डाल सकते हैं, न डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। चुटकी भर हींग डालिए, और इस तरह से इसे बनाना है। पहले आम को छिल के उसको मोटा मोटा काट लें, छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन थोड़ा मोटा। और एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा और जो सरसों मेथी हमने जो भी रखा है वो सारी चीजें हम डालकर इसे थोड़ा चटकने दें, और उसके बाद उसमें आम डाल दें छोंकन के जैसे, सब्जी की तरह। और उसमें फिर आप मसाले मिला सकते हैं, जो हल्दी और आपकी मिर्च है, ये सारी चीजें मिला करके, और उसमें 1-1.5 कप पानी डाल दीजिए थोड़ी देर चलाने के बाद। तो उसके बाद
थोड़ा जब वो पक जाए तो उसमें आप गुड़ का पाउडर डाल दीजिए और इससे वो थोड़ी दिन में जब गुड़ का उसमें पिघलने लगेगा पिघल गुड़। जाएगा, वो पाउडर है चूंकि तो तुरंत ही पिघल जी। जाएगा और थोड़ा सा थोड़ी देर उसको उबलने देंगे तो थोड़ा गाढ़ापन उसमें आ जाएगा। और ये दानेदार मतलब ऐसे टुकड़ों में रहेगा क्योंकि आम टुकड़े टुकड़े है लेकिन वो पक गया है। पक गया तो है और इसके बाद पानी इसमें ज्यादा झोल जैसा रहेगा तो आप इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं बिल्कुल। ना। नहीं इसको उतना पीने के लिए तो नहीं कर सकते हम, इसको थोड़ा सा सुखा के तो खट्टी मीठी लौंजी की तरह ही ये हो जाएगा। और इसको आप डब्बा बंद कंटेनर में डाल सकते हैं, हवा बंद कंटेनर में, और इसके बाद गरम गरम पराठे वगैरह के साथ आप इसे खा सकते हैं। खा सकते हैं। वैसे हमारे साथी ने और भी लिखा है, लेकिन ये जो तुमने बताया कि काट के इसको घी में उसके बाद छौंकना है, तो छौंकन में अगर किसी को पचफोरन जैसे पसंद है तो उसमें सौंफ, कलौंजी और थोड़ा सा मेथी दरदरा करके और लाल खड़ी मिर्च वगैरह डाल देंगे तो उसकी खुशबू थोड़ी अलग ढंग की आती है। बिल्कुल। और अगर पक रहा है, पकते ही समय अगर आप उसमें खूब अच्छे से पुदीने की पत्तियां हैं जो खूब बारीक बारीक काट के उसमें डाल दीजिएगा तो उसकी जो खुशबू आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आम के पन्ने के बारे में हालांकि हम लोगों ने बताया था, फिर भी हमारे साथी लिख रहे हैं गर्मी के सीजन में आम रस बहुत फायदेमंद होता है। आम को उबाल कर उसके छिलके और बीज को अलग करके शक्कर के घोल में थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाकर खाने से लू का असर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन इसके संग संग एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बिना नमक जीरा वगैरह मिलाए उबले हुए आम जो होते हैं जी, अगर आपको थोड़ा भी लू का आभास लग रहा है तो उसको उस गूदे को लेकर उबले हुए, या कभी कभी तो गैस पर भून के भी बनाया जाता है, तो अगर भुना हुआ है या जैसा भी है उबला हुआ, उसका आप जो गूदा होता है आम का, कच्चे आम का, वो अपने हाथ की हथेली में, पैर के तलवे में, सिर पे लगा लें। तो अगर कहीं से भी आपको लगता है कि लू का आभास है, आपको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो इसमें लाभ मिलता है। और अगर आपको ठीक ज्यादा लग रहा है परेशानी, तो आप पूरी बाहों में, पूरे पैरों में उसको मल लीजिए, पूरे शरीर में मल लीजिए, तुरंत सारी गर्मी जो है वो निकल जाती है। तो आम तो बड़े ही लाभकारी फायदे की चीज है, बड़ी स्वादिष्ट भी चीज होती है। बिल्कुल। और अब हम अगर आम पापड़ बनाने की बात करें, नहीं उससे पहले गीत सुन लेंगे तब आम पापड़ बनेगा। अच्छा, हम आम पापड़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो वैसे भी पापड़ में टाइम थोड़ा लगता है, टाइम लगता है बहुत, थोड़ा गाना सुन लेना चाहिए। अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, प्रीतन करना जी, प्रीतन करना जी, बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। सुलग सुलग मैं काली भई, कोयला बनी नाराख, कोयला बनी नाराख, जल जल के मरना जी, प्रीतन करना जी, बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। शहद के अंदर जहर भरा है, शहद के अंदर जहर भरा है, बच्चा नहीं वो जिसने पिया है, बच्चा नहीं वो जिसने पिया है। आहे ना भरना जी, कीर्तन करना जी, बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। खुशबू से तुम मस्तन होना, खुशबू से तुम मस्तन होना, कांटों को हाथों से न छूना, फूलों से डरना जी, कीर्तन करना जी, बोले रे कोयलिया।
फूलों से डरना जी, प्रीत न करना जी, बोले रे कोयलिया बुआ की डारी से, बोले रे कोयलिया, बोले रे कोयलिया। तो कोयल भी बोल दी है और आम की रेसिपी भी हमने कुछ तो बना ली है। बताओ पापड़ बताओ। पापड़ बताएं? तो आम का पापड़ बनाने के लिए हमें तो पक्का आम चाहिए इसके लिए। हाँ। 4 पक्के आम। और ये पापड़ बनाने से पहले आइसक्रीम बना लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम याद आ गई ना, ठंड भी है गर्मी भी है, तो ऐसे हम सोचते जी। चलो अच्छा बताओ। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 पक्के आम और आइसक्रीम का मिक्स एक आता है जो 500 ग्राम के करीब हम ले सकते हैं। अच्छा। जिससे आसानी से बन जाती है। बस और हमें मालूम था कुछ आसान ढूंढ रही होगी, इसीलिए इधर आइसक्रीम पर आ गई। आइसक्रीम बनाते हुए पसीना निकलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अच्छा। हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। चलो। 2 गिलास दूध इसके लिए हमें चाहिए। तो हाँ। इसके लिए सबसे पहले आम को धो लीजिए, काट लीजिए और उनका एक जो गुदा है वो एक हाँ। बर्तन में निकाल लीजिए और आम के गुदे को अच्छी तरह से पीस लीजिए। हाँ। इसके बाद मध्यम आंच में आप एक पैन में दूध डालकर उसको उबालने के लिए रखिए और एक उबाल आते ही इसमें आइसक्रीम मिक्स मिलाकर 10 से 15 मिनट तक पकाइए। वैसे अच्छा। आइसक्रीम मिक्स में जो होता है थोड़ा खोआ का जो पाउडर होता है या कह सकते हैं दूध हाँ। पाउडर जो होता है वो हाँ। ज्यादा होता है और कुछ मेवे वगैरह होते हैं तो वो आप अपनी तरह से भी डाल सकते हैं ताकि जल्दी दूध गाढ़ा हो जाता है उससे। बिल्कुल। तो ये आप बना सकते हैं खुद से भी। 10 से 15 मिनट तक उसे पकाइए और उसके बाद आंच बंद करके मिश्रण को ठंडा कर लीजिए। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसमें आम का पेस्ट आप डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए और उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो आइसक्रीम जमाने वाले किसी बर्तन में डाल के फ्रीजर में 2-3 घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख दीजिए। आपको चाहिए तो छोटी छोटी आप आइसक्रीम खाने वाले जो चम्मच आते हैं ना, तो आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है उसमें जमाइए और उसको साथ में चम्मच लगा दीजिए। उसके पहले अगर खा लें तो पहले खा लें तो आइसक्रीम नहीं लगेगी वो तो वो आपको क्रीम लगेगी। आइस वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा मिस हो सकता है। हाँ। तो इसलिए आप जब फ्रीजर में डालें तभी अगर उसमें ऐसे डंडी लगा देंगे तो एक अलग आपको अनुभव देगा। जी हाँ। और साथ में आप इसे जमा दीजिए 2-3 घंटे तक और फिर चाहे अगर आपने ऐसे ही जमाया तो स्कूप से आप मैंगो आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। क्या बात है। चाहे तो दूसरी आइसक्रीम के साथ इसको मिलाकर आप खा सकते हैं। तो बहुत ही आनंद आएगा। जी अब हाँ। आप कहें तो हम आम पापड़ की भी रेसिपी बता दें। पका आम एक बार निकल ही गया है तो दोनों रेसिपी बनाते चलें। बनाओ। तो इसके लिए आपको 2 कप आम चाहिए कटा हुआ। 2 कप आम कटा हुआ। हाँ। जी। 2 टेबल स्पून चीनी चाहिए। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा टीस्पून घी आपको चाहिए। तो देखिए इसमें भी ब्लेंडर में 2 कप आम और 2 टेबल स्पून चीनी को लेकर के आप बिना पानी के बिना पानी के इसको आप चिकना पेस्ट बना ले और उसके बाद इसकी प्यूरी जो है इसको कढ़ाई में आप डाल दीजिए और उसको थोड़ा धीरे धीरे पकाते रहिए। अच्छा। लगातार इसको चलाना होता है नहीं तो ये नीचे से आंच लग सकती है, जल सकता है, जल तो जाएगा। पूरा जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो इसे धीरे धीरे आप चलाते रहिए, पकाते रहिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें जो आपका इलायची पाउडर है वो डालिए और उसको अच्छी तरह से मिलाइए और उसके बाद में फिर जब थोड़ा और गाढ़ा जब हो जाए, ये बहुत एकदम सख्त तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए तो आप एक स्टील की प्लेट में आधा घी लगाकर घी ब्रश करके ये सारी प्यूरी उसमें डाल दीजिए और इसको 2 दिन या 1 सप्ताह तक के लिए धूप में सुखाइए तो ये एक पारदर्शी सा हो जाएगा। अच्छा। तो इसके बाद इसका चाकू का उपयोग कीजिए और इसको धीरे धीरे अलग कीजिए और आम पापड़ आपको मिल जाएगा आसानी से। क्या बात है। लेकिन इसमें एक बात बहुत ख्याल रखना होगा, घर में अगर बच्चे हैं तो इसको बिल्कुल ना बनाएं क्योंकि बच्चे ये जलती हुई धूप में छत पर चले जाएंगे, फिर उनका पैर जलेगा क्योंकि वो उंगली से बीच बीच में चाटेंगे। हम लोगों ने इस तरीके की हरकत बचपन में बहुत की है। और उसमें बच्चे हो तो बना के आप घर में रख दें सामने में, जमाने की जरूरत नहीं। जमाओ भी मत, ना तो आम पापड़ बनाओ ना आइसक्रीम बनाओ, ऐसे ही खा लो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग भी बचपन में बनाते थे तो 6-7 तश्तरी ऐसे रखी होती थी छत पर, तो उसमें जो सबसे सीनियर होती थी बुआ वगैरह हम लोग की, उनकी तो बस शाम तक जमता था, वो भी आधा ही बचता था क्योंकि हम लोग का जब समाप्त हो जाता था तो उनके में से भी 2-2 उंगली हम लोग चाट लेते थे तो थोड़ा पतला हो जाता था लेकिन जम जाता था हम लोगों का। तो पतला होने का यही राज है, मतलब घर में अगर बच्चे हो तो वो बहुत पतले से पतला अच्छा सा प्यारा बनेगा, पूरा पारदर्शी बन जाएगा क्योंकि कुछ जितना बच नहीं पाएगा, जितना नहीं निकाला जा सकेगा उतना ही बचेगा। तश्तरी भी दिख जाएगी उसमें, इतना पारदर्शी होगा। तो भाई आप अपना समझ बूझ के करिएगा, अगर बच्चे ज्यादा हो तो थोड़ा और मोटा बनाइएगा उसको आम पापड़।
तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे हम लोग बताते हैं नमक स्वादानुसार, वैसे ही मोटाई स्वादानुसार। ठीक है, मोटाई बच्चों के अनुसार। तो इस तरह से आप कीजिए। और जो मतलब आपने जिस तरह से एक अच्छी बात बताई रेणु जी कि अगर घर में बच्चे हों और आम के शौकीन हों, बड़े भी हों जो आम के शौकीन हों, हाँ। जो इस तरह से पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं शुरुआत में ही, हाँ। पूरा रेसिपी बनने के बाद अच्छे से जो कहते हैं ना परोसें से, तो वो परोसें से पहले ही जो चट कर दिया जाए, पेट तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आम है उसको पानी में डाल दें और सबको उनकी इच्छा अनुसार काट कर या उसको क्यों वही बाल्टी रख दीजिए आप बीच में, सब लोग अपने अपने तो हिसाब से निकाल अपने के खा अनुसार लेगा। सब खा लें, जिनको काट के खाना है वो काट के खा लें, जिनको ऐसे ही रस चूसना है वो रस चूस लें, जिनको रस निकाल के रस बनाकर खाना है मीठा वाला वो वैसे खा लें। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी अपनी लें, खुद भी अगर उनको जोखिम उठाना है तो उठाएं। और भाई ये इसमें बुफे सिस्टम बेस्ट है। हाँ, आप ये अपना बड़ी कह लीजिए, अच्छी बात स्वयं है। सेवा अपना रहो। और भाई उसी में पता चलता है कि कौन हारा कौन जीता और किसने अपनी जीत पर जो है वो विजय पाई या अपनी हार पर विजय पाई, है कि नहीं? हाँ। इसमें सबसे बड़ी पहचान वही होती है कि आप कितना अपने ऊपर संयम रख पाते हैं, है कि नहीं? तो जैसे आम पापड़ सामने रख दिया जाए और ये दिखाया पता किया जाए कि कौन पहले हाथ नहीं मारता है उसमें, तो ये एक अच्छा खेल है जो हम खेल सकते हैं। खेल सकते और हैं। मदर्स डे पर माएँ ये खेल खिलवा सकती हैं बच्चों से कि वो अगर उनके पसंदीदा रंग के बारे में सही सही बताएंगे तो उनको एक आम पापड़ मिलेगा। क्या बात ये इस है। तरह से अगर रखेंगी तो घर में आराम से पिकनिक का माहौल हो जाएगा और बड़ा अच्छा वाह, लगेगा। वाह, वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। आगे और भी हम आइडिया इसी तरह से सोचते रहेंगे। गीत सुनते हैं पहले। जी। हाँ? इश्क ये सब दुनिया वाले, इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं, झनकार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। हाँ, हर दिल में छुपा है तीर कोई, हर पाँव में है जंजीर कोई। पूछे कोई उनसे हम के मजे, पूछे कोई उनसे हम के मजे, जो प्यार की बातें करते हैं, जो प्यार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले। उल्फत के नए
तो सब भले बेकार की बातें करते हों, जो कहते हैं कई बार हम सभी को कि भई जीतना बहुत ज़रूरी है, जीत के लिए काम करो, जी। सब पहला आना चाहिए, सबको पहला हाँ। आना है। तो पहला अगर सब आएँगे तो दूसरा कौन आएगा? दूसरा और कौन आएगा और जी। दूसरा जो आएगा हुँ, वो इस तरीके की बातों से कितना दुखी होगा कि वो पहला नहीं आया है, या हुँ, अगर कहीं दूसरा भी नहीं आ पाया, तीसरा चौथे नंबर पर आया, तब तो बिल्कुल लगेगा कि हमारा जीना ही व्यर्थ है। जी। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमने एक गलत धारणा सी बना रखी है कि हुँ। आपको प्रथम ही आना है, हैं? बिल्कुल और हमें जीतना ही है। हम अब सभी लोग जब करते हैं, तैयारी हम सब जीतने के लिए करते हैं कि मेहनत तो हमें करते सिर्फ हैं, जीतना हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन अगर जब हम जीत नहीं पाते हैं, हमें हार मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भई हम जो ये कर रहे हैं ये सब कुछ बेकार चला गया, हमें कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी हमने नहीं सीखा। जबकि हार से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि भई हार जो है वो एक नेमत है। अगर कोई हारेगा ही नहीं तो उसे जीत का असली स्वाद क्या होता है, वो पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ। हार ज़रूर मिली होती है हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी में कभी ना कभी, वैसे हुँ, देखा जाए तो। केवल ये जो परीक्षाएँ होती हैं सिर्फ़ उसमें ही नहीं, या प्रतियोगिताओं में ही नहीं, आपको जी। वैसे भी लगता है ना, जो चीज़ आप चाह रहे थे वो नहीं मिली तो आप हार गए। हुँ, ऐसी बहुत सारी है जो हम जिनको समझ भी नहीं पाते हैं। जी। तो क्या उनका महत्व है या नहीं है? अब इस हार का दुःख अगर हम मनाते रहेंगे तो हम आगे बढ़ना ही भूल जाएँगे, है कि जी। नहीं? तो क्या कभी हम इसे ताकत बना सकते हैं? और इसको ताकत बना के क्या दुगनी इच्छा शक्ति से, दुगने हौसले के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सोचना होगा हमें, है जी। ना? और कई बार ऐसा होता है कि हम जब हारते हैं, तो हुँ। हारने के बाद हमें खुद के अंदर कौन से गुण हैं, जी, वो पता चलता है कि हम ये काम भी कर सकते हैं। अगर हम हाँ, हार गए तो कोई बात नहीं, हम ये दूसरी तरह के भी रास्ते हैं हमारे पास बिल्कुल सही या बात बहुत है। सी हम अपने आप रास्ते निकाल सकते हैं, ये हमें पता चलता है। तो खास तौर पर अगर हम देखें तो बच्चों को बचपन से हमें हार स्वीकार करना सिखाना चाहिए। बिल्कुल खेल सही में भी बात जब वो है। हार जाते हैं तो कई बार माँ-बाप जाते हैं और बाकी बच्चों से कहते हैं कि भई छोटा है, इसे आप छोड़ दीजिए और आप उनकी जगह जो हाँ। भी दाम देना होता है खेल में वो कर लीजिए। सही बात है। जी। और कभी-कभी झूठ भी बोलते हैं बच्चों से, देखो तो वो तुम जीत गए, जीत गए। हुँ। तो हर समय उसको सिर्फ़ जीत का स्वाद ना चखाएँ, हार का भी स्वाद जी। चखाएँ, और हार का अपना मज़ा भी होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें बचपन से डाँटे नहीं कि तुम हार क्यों गए? कैसे तुम हुँ। हार गए? हमने तो इतनी तैयारी करवाई थी तुमसे, तुम कैसे रह गए? जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जी। और दूसरे तीसरे नंबर पर आना भी एक अपनी स्थान है उसका। हुँ। ऐसा नहीं है, अगर फिर वही वाली बात है, अगर तीसरे दूसरे नंबर पर कोई नहीं रहेगा तो पहला होगा कौन? है जी, ना? तो वही कहते हैं कि वो जब शुरू में ही कहते हैं ना कि आप हारना नहीं है आपको, जी। आपको सबसे पहले रहना है। तो बच्चों के मन में एक डर बैठता रहता है कि अगर हम पहले नहीं आए तो क्या हुँ, होगा? क्या उन्हें होगा? आगे कुछ दिखता ही नहीं है, पीछे भी कुछ दिखता नहीं है। लगता है कि अब जब अगर हम हार गए तो हमें बहुत डाँट पड़ने वाली है। छोटेपन से ये मन में आता है और आगे बढ़ते-बढ़ते हारने का जो डर है वो हावी हो जाता है और कई बार बहुत ही इत गंभीर समस्या बन जाता हाँ, है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि हुँ, जो आप जीत सकते थे अपनी सामान्य स्थिति में, हुँ, वो भी आप गँवा बैठते हैं, जी, और आप, क्योंकि उसका कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में आपके कहीं न कहीं उसका दबाव रहता है हुँ, और घबराहट रहती है। तो आपका जो भी प्रदर्शन होना होता है, 20% तक कम हो जाता है। हमारे जी। साथी ने लिखा है कि हार के बाद ही जीत है। हुँ, हुँ, श्री हरिवंश जी ने कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो, सोचो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हार की जीत दरअसल हार और जीत एक प्रतियोगिता है। हार और जीत एक मनोभाव है। हार और जीत एक लड़ाई भी है। प्रतियोगिता में लड़ाई में एक ना एक हारता है तभी दूसरे की जीत होती है। कई बार टाई भी हो जाता है, ना तू जीता ना मैं हारा। परंतु कई बार हार की जीत भी हो जाती है, जैसे किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ भी सच से अच्छा माना जाता है। वैसे ही कभी-कभी आदमी स्वयं हार कर दूसरों को जीत का अवसर देता है, तो वही दरअसल हार की जीत हो जाती है। हारने वाला सिर्फ इसलिए हारा कि उसको सिर्फ सामने वालों को जिताना था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुँ, है। ये महानता सामान्य जनों में होना बड़ा मुश्किल है, जी, लेकिन अगर सब ऐसा करने लगे तो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि एक प्रतियोगिता प्रतियोगिता क्या, आजकल जैसे बहुत मोटिवेशनल स्पीच लोग देते हैं, हुँ, बातें करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो एक ने कुछ प्रतियोगिता भी उसमें रखते हैं, कुछ ऐसे-ऐसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज भी करवाते हैं, जी, अभ्यास करवाते जी, हैं। तो उन्होंने ऐसे ही 10 लोग थे, 10 को उन्होंने गुब्बारे दे दिए, हुँ, हुँ, फुला के अच्छी तरीके से, और कह दिया कि जो एक लाइन खींच दी कि वहाँ तक आपको जाना है, करीब 100 हुँ, कदम हुँ, तक आगे तक, बड़े से हॉल में, और वहाँ तक जिसका गुब्बारा नहीं फूटेगा, हुँ, वो प्रथम आएगा। तो सब एक-दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में लग गए, अच्छा, और सब अपना बचा रहे थे, लेकिन जो सबसे लंबा था उसका तो बचा, लेकिन बाकी सब जो नीचे जिनकी कहना चाहिए ना कि लंबाई कम थी, हुँ, उनका नहीं बचा सके, तो वो कुर्सी पर चढ़ के खड़े रह गए, वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो कुछ ऐसा चलता रहा। अंत में जो थे वहां पर
विशेषज्ञ उन्होंने हंसकर कहा, आप 10 वहां तक पहुंच सकते थे, जीत सकते थे। हाँ। आपने मान लिया था कि सिर्फ एक ही जीत सकता है। तो ऐसा भी होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हम एक ही जीतेंगे और इसलिए हम बाकी सबको पीछे छोड़ दें। तो हम पीछे खुद आगे बढ़ के पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले बाकियों के रास्ते बंद कर दें। तो वही उन्होंने हंसकर कहा कि क्या 10 नहीं जीत सकते? तो ये भी बात है, अगर ये मन में आ जाए तब तो फिर बहुत आदर्श स्थिति हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने कहानी भी लिखकर भेजी है कि हार की जीत से बचपन की वो कहानी याद आ गई, जिसमें घोड़ा को चुराने के लिए डाकू साधु का वेश बनाकर मुनि से छल करके लूट लेता है और आवाज देकर प्रार्थना फिर वो करते हैं। तो वो बाबा भारती की कहानी है, याद होगी सबको। बाद में वो जब उनका जो घोड़ा था सुल्तान, वो बहुत अच्छा था, तो डाकू का मन था कि खटक सिंह का कि हम घोड़ा ले लें, और पहले तो मांगा, उन्होंने मना कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही भिखारी बनकर बैठ गया, बड़ा निढाल सा, और उन्होंने जब उसको बैठा लिया अपने घोड़े पर तो इनको फेंक गिरा कर और घोड़ा लेकर भाग गया। तब उन्होंने आवाज दी पीछे से कि खटक सिंह रुक जाओ, बस ये घटना किसी को मत बताना, नहीं तो लोग जो ऐसे असहाय लोगों की मदद करना छोड़ देंगे। जी। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो हार की जीत का ये जो महत्व है वो हमें समझना होगा। और हम भी हार गए हैं समय से, क्योंकि समय जल्दी जल्दी आगे पहुंच चुका है। तो लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।